नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। और आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 3। हम लेक्चर 1 और 2 कवर कर चुके हैं और आज लेक्चर 3 में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों पूंजी खाता। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल अकाउंट की चर्चा करेंगे बड़े ही विस्तार से और विस्तार तरीके से। हम लोग कैपिटल अकाउंट को समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजों को मिलाया जाता है और कौन कौन सी चीजों को नहीं मिलाया जाता, कौन सी क्रेडिट होती है, कौन सी डेबिट होती है, ये सभी जानेंगे। और यह है बच्चों आप लोगों के लिए शानदार कोर्सेज कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, कक्षा 12 भूगोल का। इन कोर्सेज में आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप। जब भी आप पढ़ेंगे आपको डाउट आएगा तो टेलीग्राम पे बनाए गए हैं डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जिसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। जब भी आप पढ़ेंगे आप डाउट पूछ करके सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। उसके अलावा आप लोगों को मिलेंगे हर क्लास के, हर वन शॉट के पीडीएफ, जिससे कि आपको वीडियो को रोक रोक करके नहीं लिखना पड़ेगा। आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर बच्चों। तो संपूर्ण तैयारी यहां पर होगी और इस तैयारी को लेने के लिए, इन सुविधाओं को पाने के लिए इन 2 नंबरों पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं कि सर मैम हमारा ये सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो अर्थशास्त्र का तो ले ही लीजिएगा, बाकी अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का भी कोर्स आप ले सकते हैं। और ये जो कोर्सेज उपलब्ध है वो है आपके अपने एप्लीकेशन लर्न एंड आर्ट्स के एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए ये आप लोगों के लिए कोर्सेज है, कोई भी बच्चा ना चुके। 100 मार्क्स की पूरी तैयारी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपने आज के लेक्चर को। अदायगी संतुलन, तो एक बार अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, अपन एक बार इसको थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं जिससे कि आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। अदायगी संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहा जाता है? किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में, खासकर एक वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। तो अदायगी संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि एक देश के जो निवासी है, मतलब एक देश के अंदर रहने वाले लोग और पूरे विश्व के बीच में समय अवधि में, खास करके एक वर्ष के अंदर कोई वस्तु सेवा ली गई है, दी गई है, कोई परिसंपत्ति खरीदी गई है, बेची गई है, इसका जो पूरा विवरण है, जो पूरी डिटेल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे मैं आज आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए एक तो है एक्स पर्सन और एक है ये बैंक। तो हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक हमें ब्याज देता है। हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, हम बैंक को ब्याज देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये हमारे और बैंक के बीच का समझौता है। इसका पूरा एक डिटेल होती है, पूरी एक विवरण होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास, अगर जिसका भी घर में खाता हो, बैंकों में देखिएगा उनके पास एक पासबुक होती है, उसमें पूरी एंट्री होती है कि हाँ भैया इतना पैसा निकाला। तो वहां अकाउंट यूं रहता है, कॉलम CR, क्रेडिट का मतलब इनके अकाउंट में इतना पैसा आया, इतना आया, फिर इतनी तारीख को इन्होंने इतना निकलवा लिया, इतना निकलवा लिया। तो ये व्यक्ति और बैंक के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी पैसा डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज दिया जा रहा है, इस पूरे का विवरण एक प्रकार से पासबुक में होता है। तो उसी प्रकार से एक देश के निवासी पूरी बाकी दुनिया के निवासियों के साथ किस प्रकार से वो खरीदते हैं, बेचते हैं, वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, परिसंपत्तियों को खरीदते बेचते हैं, इसका जो पूरा विवरण है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। अदायगी संतुलन के 2 मुख्य खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। तो अदायगी संतुलन के 2 मुख्य खाते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। तो हम लोग चालू खाता, जिसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरा कवर कर चुके हैं बच्चों। करंट अकाउंट को हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंट अकाउंट में क्या आता है, क्या नहीं आता। करंट अकाउंट में वस्तु और सेवाओं का जो आयात निर्यात होता है, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, वो करंट अकाउंट में आता है। आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। किसकी चर्चा करेंगे? कैपिटल अकाउंट की, पूंजी खाते की चर्चा करेंगे बड़े ही विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं और अपन पूंजी खाते को, कैपिटल अकाउंट को समझना शुरू करते हैं। इस पूंजी खाते को, कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा और भी गहराइयों से समझिएगा। पहली बात तो कैपिटल अकाउंट में आता क्या है बच्चों, वो देखो। कैपिटल अकाउंट में एक प्रकार से जो भी परिसंपत्ति है, जो भी असेट है, या इसके अलावा मैं कह सकता हूं जो भी धन किसी भी प्रकार से लिया या दिया जा रहा है,
वो धन और वो परिसंपत्तियां, वो असेट जो आ जाएंगी वो किस में आ जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। करंट अकाउंट में हम गुड्स का, सर्विसेज का लेन देन, उनका आयात निर्यात इंक्लूड कर रहे हैं, उनके बेसिस पर अपन क्रेडिट और डेबिट कर रहे हैं। पर यहां पे कैपिटल अकाउंट में हम लोग असेट्स की बात करेंगे, परिसंपत्तियों की बात करेंगे, हम धन की बात करेंगे, हमने कहां से कितना धन लिया है, कहां से नहीं लिया है, हमने कहां से कोई संपत्ति खरीदी है, कहां से हम लोगों ने नहीं खरीदी है। तो जब हम पूंजी खाते की या कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजों को कवर किया जाता है बेटा। पहली बात तो है ऋण की। सबसे जो पहला मुद्दा आता है वो ऋण का आता है। अब ऋण 2 प्रकार से हो सकता है, या तो हम लोगों ने लिया हो, मतलब हम लोगों ने उधार लिया हो, हमारे देश ने ऋण लिया हो, देश ने लिया हो, देश के किसी व्यक्ति ने कहीं बाहर के किसी व्यक्ति से पैसा उधार मंगवाया हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे देश ने ऋण लिया हो, और दूसरा इसका यह हो सकता है कि हमारे देश ने किसी दूसरे को ऋण दिया हो, हमारे देश ने किसी को ऋण दिया हो। ऋण में 2 ही चीजें हो सकती है ना उधार में भाई, या तो आप मुझसे पैसा उधार ले लोगे या मैं आपसे पैसा उधार ले लूंगा। तो या तो हमारे देश के लोग, हमारे देश की सरकारें किसी विदेश से या विदेश के लोगों से पैसा उधार ले सकती हैं, या यह भी हो सकता है कि कोई वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे देश के व्यक्ति से कोई पैसा उधार ले ले या हमारी सरकार से पैसा उधार ले ले, यह हो सकता है। तो कैपिटल अकाउंट में ऋण हमारे देश ने लिया हो या हमारे देश से ने किसी को दिया हो, वो चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है वो है निवेश की बच्चों, इन्वेस्टमेंट की। अब देखो निवेश भी 2 प्रकार से हो सकता है। निवेश 2 प्रकार से कैसे? या तो किसी देश ने हमारे देश में किया हो, हमारे देश में निवेश किया हो, हमारे देश में निवेश किया हो, मतलब हमारे देश में किसी देश ने निवेश करा हो, कोई कंपनी ने या किसी देश के किसी व्यक्ति ने, इस प्रकार से। या दूसरा हो सकता है हमारे देश ने या हमारे देश ने निवेश किया हो, हमारे देश ने निवेश किया हो। निवेश किया हो, यहां देखिए शब्दों में अंतर देखिए, मैं और ने। हमारे देश में, हमारे देश के अंदर किसी बाहर के व्यक्ति ने, बाहर की कंपनी ने निवेश करा है, और इसमें लिखा है हमारे देश ने, मतलब हमारे देश की किसी कंपनी ने, हमारे देश के किसी व्यक्ति ने बाहर पैसा लगाया है, तो वो निवेश आ जाएगा। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है निवेश वाला, और इस निवेश वाले में हम लोग आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफआईआई क्या होता है। इन तीनों की चर्चा करेंगे। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो वो बेसिक नॉलेज आप लोगों को मैं दूंगा इस निवेश वाले टॉपिक में। फिर तीसरा आता है बच्चों विदेशी ऋण के बारे में, विदेशी मुद्रा के संग्रह के बारे में। विदेशी मुद्रा संग्रह, फॉरेन करेंसी रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसकी चर्चा अपन लोग करेंगे। तो हम पूंजी खाते में या कैपिटल अकाउंट में आज हमारे मुख्य 3 मुद्दे हैं। ऋण का है, उधार लेने का, देने का, निवेश करने का, कराने का, और विदेशी मुद्रा संग्रह। इन तीनों पे चर्चा करेंगे बड़े विस्तार से, और ये देखेंगे कि कब हम लोग कब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, कब डेबिट कर रहे हैं, ये जानेंगे। आपको बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है बेटा सीधा, कैपिटल का मतलब धन, और कैपिटल सिर्फ धन की बात नहीं करता, आपकी जो भी संपत्ति है। जैसे आज ये बोर्ड असेट है, संपत्ति है यहाँ की कंपनी की, ये कैमरा संपत्ति है कंपनी की, ठीक है, ये लैपटॉप, ये मोबाइल तो नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर, एयर कंडीशन, ये सब जो है ये क्या है, संपत्ति है। और इस संपत्ति कब खरीदी जाएगी, कैपिटल से खरीदी जाएगी। तो जब पैसे का मामला आ रहा है ना, तो वो इसमें आएगा। बाकी गुड्स और सर्विसेज की जब भी बात कर रहे हो, वो आप करंट अकाउंट में डाल दोगे। और इसको ऐसा भी याद कर सकते हो,
करंट अकाउंट का मतलब एक प्रकार से चालू खाता, चालू मतलब जो चलता रहे एक प्रकार से। तो चलता कब तक रहेगा? जब आपके गुड्स और सर्विस बिकते रहेंगे, चलते रहेंगे, ये। पर अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको उसको में कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो जब भी आप कोई संपत्ति खरीद रहे हो, कोई मशीनरी खरीद रहे हो, कहीं से बेच रहे हो, इस प्रकार के जो सारे काम है वो आपके कैपिटल अकाउंट में आएंगे। पैसा लेना देना ये सब कुछ इसमें काउंट होगा। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपन चर्चा करेंगे वो ऋण की करेंगे बेटा। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ऋण की चर्चा कर रहे हैं। ऋण मतलब उधार, ठीक है। अब उधार या तो हम बोरो कर सकते हैं या हम लोग लेंड कर सकते हैं। ऋण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, या तो हम लोग बोरो कर सकते हैं या हम लोग लेंड कर सकते हैं। बोरो का मतलब क्या होता है कि हमने उधार लिया है। बोरो का मतलब क्या है? हमने उधार लिया है। और लेंड का मतलब क्या है? हमने किसी को उधार दिया है। चलो अब एक एक कंडीशन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला आप एक चीज ये मान लीजिए, सबसे पहली है कि हमने पैसा बोरो करा है। बोरो करने का मतलब है हमने उधार लिया है, उधार लिया है। मैं इधर बांट देता हूं इस वाले पोर्शन को। ये हमारा पहले इस पे फोकस करेगा, उधार लिया है। एक बार के लिए आप है ना विदेशी कंपनी, विदेशी सरकार, हमारे देश की सरकार, इन सबको छोड़ दो। सीधा सा एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि भैया आज मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक एक्स है और एक वाई है। ये दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति सीधे से। मान लीजिए कि मैंने इस व्यक्ति से बोला कि भाई मुझे पैसों की आवश्यकता है, प्लीज थोड़े बहुत मुझे पैसे दे दे। तो इसने बोला हाँ हाँ भाई क्यों नहीं। तो मैंने 2 लाख रुपए से क्या कर लिए? ट्रांसफर करवा लिए। क्या करवा लिए? 2 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। अब ये 2 लाख रुपए जब मेरे बैंक में आए तो मेरे बैंक में जुड़ गए और इसके बैंक से क्या हुए? 2 लाख रुपए कम हो गए। हुए या नहीं हुए? उसने मुझे 2 लाख रुपए निकाल करके मेरे बैंक में डाले हैं तो उसके बैंक से कम हो गए और मेरे बैंक में क्या हो गया? बढ़ गया। अब मैं मेरे परिप्रेक्ष्य में या इस एक्स के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं तो जब भी पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा जब इनफ्लो हो रहा है, मतलब जब पैसा मेरे पास आ रहा है तो हमेशा वो क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा। कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा बच्चों। जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट में जाएगा। आपने देख रखा है कि साहब अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होगा। क्रेडिट का मतलब है जो हमारे पास आया है और डेबिट का मतलब है जो हमारे पास चला गया है, ठीक है। तो क्रेडिट है, मेरे पास पैसा आया, ये क्रेडिट हो गया। एक्स के अकाउंट में ये कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट 2 लाख रुपए। पर वाई के अकाउंट में ये कहां पे लिखा जाएगा? उसके अकाउंट से तो कट गए, तो ये हो गया भैया डेबिट। ये हो गया डेबिट। पर अभी अपन सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया जैसे एक्स मान लो मैं व्यक्ति हूं, मैंने इससे 2 लाख रुपए उधार लिए तो मेरे अकाउंट में कहां है? क्रेडिट आया। आया या नहीं आया? क्रेडिट आया, बोला गुरुदेव। और जब मैं इसको पे करूंगा, जब मैं इसका उधार चुकाऊंगा तब उसके क्रेडिट हो जाएगा, मेरे डेबिट हो जाएगा। आई या नहीं बात? आई, बोले बिल्कुल आई। चलो तो अब आगे, अब अपने मेन मुद्दे पर है, उस पर आ जाते हैं। मेन मुद्दे पर जब चर्चा करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि भैया ये अपना इंडिया, ये अपना इंडिया, और ये मान लो कोई भी एक XYZ कंट्री है। हमारे इंडिया के किसी व्यक्ति ने, इंडिया की सरकार ने किसी XYZ व्यक्ति से क्या करा? पैसा उधार ले लिया। कितना पैसा उधार ले लिया? मान लो 10 करोड़ रुपए भारत सरकार ने वहां से उधार ले लिया। कितने लिए? 10 करोड़ रुपए। अब अपन इंडिया के हैं तो इंडिया के पास क्या? पैसा आया ना। तो जब आया है, इनफ्लो हुआ है, जब भी पैसा आएगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा। जब भी हमारे पास पैसा आ रहा है तब वो कहां जाएगा बेटा? क्रेडिट में जाएगा। सीधा सा फंडा, बस इतना सा ध्यान रखो, जब हमारे पास पैसा बढ़ रहा है तो क्रेडिट में है, जब भी पैसा कट रहा है, डिडक्शन हो रहा है, तो वो डेबिट में है। ओके, तो यहां पर पैसा बढ़ा, आया हमारे पास तो क्रेडिट हो गया। ओके, अब जब मैंने ये पैसा उधार लिया है, मैं इसका ब्याज भी चुकाऊंगा, पैसा भी चुकाऊंगा, मतलब भारत सरकार चुकाएगी उसको। तो जब उधार का भुगतान, जब भारत सरकार उधार का भुगतान करेगी, इंडिया वापस क्या करेगा? इस XYZ कंट्री को भुगतान करेगा। करना पड़ेगा भैया, अपने पैसे लिए। अब यहां से जो इंडिया का जो अकाउंट है उससे पैसा जा रहा है, भारत के अकाउंट से पैसा कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या लिख दिया जाएगा? डेबिट लिख दिया जाएगा। कहां लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा बच्चों।
तो जब भी पैसा आए इनफ्लो हुआ क्रेडिट में, जब भी पैसा गया कहां पे, डेबिट में। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन थी, जब हम किसी से बोरो करें, जब हम किसी से उधार करें, उधार ले, हमारे देश का व्यक्ति या हमारे देश की सरकार किसी दूसरे देश के व्यक्ति से, किसी दूसरे देश की सरकार से, किसी बैंक से, विश्व बाहर के बैंक से अगर पैसा लेती है तो वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, न कि डेबिट साइड में। और जब हम उसका भुगतान करेंगे, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हम कहां लिखेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। चलिए अब इधर बात कर लेते हैं दूसरी तरफ लेंड की, मतलब जब हम उधार दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, जब हम किसी को, हमारा देश या हमारे देश की सरकार, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी को जब उधार दे रहा है तब की चर्चा करते हैं। अब यहां पर मैं वापस इस एग्जांपल को नहीं उठाऊंगा, मैं सीधा सा अब अपने कंट्री पर आ जाता हूं। अब ये अपना इंडिया और ये कोई XYZ कंट्री है। अब आपको पता है कि भारत तो पूरी दुनिया में एक बड़े भाई की तरह भूमिका निभाता है। जब भी दुनिया को भारत की आवश्यकता हुई है, भारत की मदद की जरूरत हुई है, तो भारत ने हमेशा बिल्कुल सबकी मदद करने के लिए तैयार रहा है। तो इस देश ने भारत से कहा कि भारत भैया हमें थोड़े पैसों की आवश्यकता है, हम चुका देंगे वापस। तो भारत ने बोला कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, ये लो। ये उन्होंने मांगा कि हमें 20 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो भारत ने क्या करा, 20 करोड़ रुपए उनको दे दिए। 20 करोड़ रुपए क्या करे हैं, उस देश को दे दिए। 20 करोड़ रुपए देने का मतलब है जो भारत का अकाउंट था उसमें से क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, बाहर की तरफ प्रवाह हो गया। मतलब हमारे, मान लो जैसे इंडिया है तो एक में हूं, मेरा बैंक है, तो मेरे बैंक में से पैसे किसी दूसरे बैंक के में ट्रांसफर कर दिए, मतलब मेरे पास से पैसा चला गया। जब पैसा चला गया है तो वो कहां लिखा जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास से पैसा उस दूसरे देश के पास जा रहा है तो वो डेबिट साइड में होगा। अब अगर इस देश ने हमसे पैसा लिया है तो भैया इसको चुकाना तो पड़ेगा, ठीक है, पैसा तो चुकाएगा ये देश। तो जब ये पैसा चुकाएगा तो मतलब अपने इंडिया के पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये अपना XYZ जिसका भी है, ये वापस क्या कर रहा है, 20 करोड़ रुपए ब्याज समेत हम लोगों को चुका देगा। अब इसने क्या करा कि जब हमारा उधार चुकाया, उधार का भुगतान स्वीकार, उधार का भुगतान अब भारत सरकार स्वीकार करेगी। भैया उधार जो दे रखा था वो पैसा वापस भारत के पास आ रहा है, आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, इनफ्लो हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, मतलब हमारे पास बढ़ रहा है। और जब भी बढ़ रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाते में किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो सीधा सा है, इनफ्लो हो हमारे पास आए तो क्रेडिट, हमारे से कट करके जाए तो डेबिट, सीधा सा है। ओके, तो ये पहला जो ऋण था बोरो और लैंड का, वो मैंने बड़ी ही शानदार तरीके से आप लोगों को यहां पे समझाया है कि जब हम उधार ले रहे हैं तब कहां आएगा, उधार का भुगतान कर रहे हैं तब का आएगा, जब हम किसी को उधार दे रहे हैं तब, और जब वो वापस हमें भुगतान करेंगे उसका तब कहां आएगा, ये बता दिए। सब कैपिटल अकाउंट की चर्चा हो रही है, बस क्रेडिट और डेबिट का ध्यान आप लोगों को रखना है। इसके बाद अपन दूसरी चर्चा थी हमारा निवेश की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, निवेश की चर्चा कर रहे हैं। निवेश को समझने से पहले है ना बच्चों, आप 2-3 चीजों को समझो। निवेश को समझने से पहले अपन दोनों तीनों को क्लियर करते हैं। सबसे पहला तो मैं बात करता हूं हमेशा FDI की, FDI, दूसरी तरफ हम इसको कहते हैं FPI, और तीसरा है FII। क्या है इन तीनों में अंतर, वो सुनो। FDI का मतलब है बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रत्यक्ष विभागीय, आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो विभागीय निवेश या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यह है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है बेटा, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। देखो इन दोनों पे पहले फोकस करो, उसको साइड में रख दो। इन दोनों पे फोकस करो, F फॉर फॉरेन, F फॉर फॉरेन सेम है, D डायरेक्ट, P पोर्टफोलियो, I इन्वेस्टमेंट, I इन्वेस्टमेंट। मतलब यहां पर यह शब्द अलग है और यहां पर यह शब्द अलग है। बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। तो D और P का ही अंतर है, बाकी तो FI तो दोनों साइड है। यहां पर भी F, वहां पर भी F, यहां पर भी I, यहां पर भी I, बस डिफरेंस है तो वो D का और P का है। देखो बच्चों, D का मतलब होता है कि डायरेक्ट,
डायरेक्ट। यहां ऊपर से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो निवेश हो रहा है ना वो बाहर से ही हो रहा है, हमारे देश की कोई कंपनी, हमारे देश का व्यक्ति नहीं कर रहा है, फॉरेन से हो रहा है। तो हमारे देश की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा के बाहर से हमारे पास क्या आ रहा है, निवेश आ रहा है, कुछ संपत्ति में किसी प्रकार के पैसों में निवेश करा जा रहा है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। पर जब मैं डायरेक्ट की बात करता हूं तो डायरेक्ट का मतलब यहां पर यह होता है कि किसी ना किसी बाहर की कंपनी हमारे देश की कंपनी की असेट या संपत्ति को खरीदती है, वो यहां पर जमीन को खरीदती है, इस प्रकार से। मतलब मैं सीधा आम भाषा में आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं अपनी एक उत्पादन इकाई यहां पे लगा रही है, कहीं ना कहीं कोई बाहर की एक कंपनी है वो अपनी उत्पादन इकाई, एक प्रोडक्शन यूनिट कहां पे लगा रही है, इंडिया में लगा रही है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और जब वो उत्पादन इकाई यहां पे लगा रही है तो उस पर जो स्वामित्व है, जो मालिकाना हक है, वो भी उस विदेशी कंपनी का ही रहेगा। स्वामित्व जो है वो भी किसका रहेगा, विदेशी कंपनी का ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आज जो सैमसंग कंपनी है वो इंडिया में एक फैक्ट्री बनाती है, तो उस पर मालिकाना हक किसका है, फैक्ट्री का, सैमसंग का ही है। तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व हो रहा है विदेशी कंपनी यहाँ पर आकर करके अपना प्रोडक्शन करने में। और एफडीआई के बेनिफिट्स बहुत है बच्चों। यहां पर जब कोई कंपनी आती है तो वो टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, यहां पर जब कोई कंपनी आती है तो फॉरेन करेंसी में जमा कराती है, डिपॉजिट कराती है। यहां पर जब कंपनी आती है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। यहां पर कंपनी आती है तो वो जीडीपी बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। यहां पर कोई कंपनी आती है तो वो मेड इन इंडिया का प्रचार प्रसार करती है। तो इस प्रकार से बेनिफिट है हमें एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। चलो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहां पर एफपीआई में क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करा जाता, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा जाता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा जाता है। शेयर मार्केट की देखिए ज्यादा जानकारी अभी आप लोगों की कक्षाओं में नहीं है तो अपन ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। शेयर मार्केट का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भैया जैसे रिलायंस के शेयर हैं। शेयर का मतलब एक प्रकार से उसकी हिस्सेदारी है कि साहब इतना हिस्सा है हमारा। जैसे मान लीजिए मैंने 1% शेयर खरीद लिया तो 1% में भी उसका कहीं ना कहीं कंपनी का थोड़ा सा मालिकाना हक मेरे पे आ जाता है, 1% में हिस्सेदारी आ जाती है। पर मैं शेयर्स मार्केट में जब कोई विदेशी, जैसे मान लीजिए कोई वहां का बैठा व्यक्ति रिलायंस के शेयर को खरीदता है और किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, तो अब वो शेयर पर वो यहां पर आकर के कोई फैक्ट्री, कंपनी या इनमें निवेश नहीं कर रहा है, वो क्या है, शेयर्स को खरीद लेता है। और जब वो शेयर को खरीद लेता है तो शेयर का वो पेमेंट कर रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के लिए या फायदा कमाने के लिए कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या फायदा कमाने के लिए कर रहा है। उसने शेयर को खरीद लिया, अब शेयर खरीद लिया और जब भी उसको लगा कि यार शेयर का भाव बढ़ गया है, बेच देना चाहिए, वो बेच करके प्रॉफिट कमा लेगा और मार्केट से बाहर हो जाएगा। उसको लगेगा कि शेयर की वैल्यू डे बाय डे डाउन जाती जा रही है, बेच कर करके निकल जाएगा। तो मतलब वो डायरेक्टली हमारे मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है। वो कंपनी या वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे शेयर्स को यहाँ पे खरीद रहा है और प्रॉफिट होता है, निकल जाता है। यहाँ पे उसके होने ना होने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे नहीं हो रहा, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया शेयर मार्केट में। मतलब शेयर मार्केट में एक प्रकार से यहाँ पर क्या है कि संपत्ति में लगाया जा रहा बेटा पैसा। यहां संपत्ति में कंपनी की कोई मशीनें खरीदी जा रही हैं, जमीनें खरीदी जा रही हैं, कंपनियां खोली जा रही हैं, इसमें पैसा खर्च किया जा रहा है। पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयर खरीदा जा रहा है, पैसा दिया, फिर फायदा हुआ, उस शेयर को किसी दूसरे को बेचा और अपना पैसा वापस ले लिया, दैट्स ऑल, बात खत्म, इतना सा मामला है। एफआईआई क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसकी आगे आएगी हिंदी में भी, मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, एफडीआई और एफपीआई ये तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट, निवेश के जो है दो प्रकार हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार हैं, निवेश के दो प्रकार हैं कि एक तो एफडीआई होता है और एक एफपीआई होता है। और एफआईआई कौन होता है, इसका जो आखिरी वर्ड है ना बच्चों, वो इन्वेस्टर्स के लिए प्रयोग करा जाता है। इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्ट करने वाला होता है, तो वो इन्वेस्टर है। तो अब वो इन्वेस्टर इसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है और इसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये जो निवेश के में जो तीन टर्म्स थी मैंने आप लोगों को यहां पे लिखवाई है, एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, तीनों क्लियर कर दिए। एफडीआई में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, एफआईआई में शेयर मार्केट्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, इनको खरीदा जाएगा, और एफआईआई जो भी इनमें निवेश करता है वह व्यक्ति के लिए बात यहां पर होती है। अब हमने बोला हमारे देश में निवेश किया हो और हमारे देश ने निवेश किया हो, चलो तो अब आ जाओ अपन इस पे एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। पहली चर्चा ये करते हैं कि अगर हमारे देश में निवेश किया हो, अगर हमारे देश में निवेश किया हो
देश में निवेश। अगर हमारी कंट्री में निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्या हमारी कंट्री है भैया इंडिया, आई लव माई इंडिया, है ना। और इंडिया कभी किसी का साथ छोड़ता नहीं है, तो अगर अपन ने पीछे XYZ लिया तो यहां पर भी XYZ को ही लेंगे। XYZ, इस देश की कोई कंपनी, इस देश का कोई व्यक्ति यहां पर पैसा निवेश करता है, अपन FDI को मान करके चल रहे हैं, सबसे अच्छा FDI होता है, इसलिए गवर्नमेंट्स हमेशा जोर देती है, FDI के लिए ही जोर देती है कि FDI हो। XYZ जो कंपनी, XYZ जो देश है, वहां की कोई एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, इंडिया में निवेश कर रही है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया में निवेश इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया वो यहाँ पे कोई मशीनें लेकर के आ रही होंगी, यहाँ पे जमीन खरीद रही होंगी, यहाँ पे और कुछ कर रही होंगी, इस प्रकार का काम कर रही होंगी। मैं मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, जब वो कंपनी यहाँ आ रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, इनफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, पैसा आया या नहीं आया, क्योंकि वो कंपनी निवेश कर रही है, यहां पे ला करके मशीनें कर रही है और कर रही है, इनफ्लो लगा रही है। तो जब इनफ्लो ये लगा रही है तो ये किस में आ जाएगा, क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगा। तो जब हमारे देश में निवेश होता है, जब बाहर से कोई कंपनी आ रही है, वो यहाँ इन्वेस्ट कर रही है और पैसा लगा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे देश के लिए इनफ्लो हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं, जब हमारे देश ने निवेश किया हो, हमारे देश ने निवेश किया हो, तो अब हमारे देश ने जब निवेश करा है, इंडिया और XYZ, अब इंडिया से अगर वहां निवेश हुआ है, इसका मतलब है हमारे यहां से आउटफ्लो हुआ है, और जब हमारे यहां से आउटफ्लो हुआ है तो हमारे यहां से डेबिट अकाउंट में लिख दिया जाएगा। ओके, ये अपना निवेश का है बच्चों, इन्वेस्टमेंट का हो गया और ऋण का हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है, जो तीसरा हमारा है, तो उस तीसरे पे भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरे की जो हमारी बात थी, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि जो विदेशी मुद्रा संग्रह है, उसकी बात कर लेते हैं। विदेशी मुद्रा संग्रह, विदेशी मुद्रा संग्रह या फॉरेन रिजर्व्स की जो बात है वो है। विदेशी मुद्रा, अब आप सभी को पता है कि जो हमारे देश की RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास अलग अलग देशों की करेंसी है हमारे पास, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब क्या होता है कि विदेशी मुद्रा का संग्रह करने की जो जिम्मेदारी है वो RBI की होती है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आज $100 जो है, $100 किसके पास पड़े हैं, हमारे RBI के पास पड़े हैं। कितने रखे हुए हैं, $100 रखे हुए। आज भारत सरकार ने बोला कि भैया इन डॉलर को $150 करना है। क्या करना है, $150 करना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हमें $50 का इंक्रीमेंट करना है, ये भारत सरकार कह रही है। जब ये $50 का आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है इन $50 के हिसाब से अगर मैं आज 80 रुपए भी लगाऊं, तो ये हो गया कि 4,000 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। मतलब अगर हम किसी देश से ले रहे हैं, या अमेरिका से ले रहे हैं, या किसी भी कारण हम बढ़ा रहे हैं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कहूं कि मेरे पास इस कंपनी के 5 पेन रखे हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस कंपनी के 5 पेन रखे हुए हैं, मैं इन पेनों की संख्या 10 करना चाहता हूं, तो मतलब यह है ना कि 5 पेन और लूंगा तो 10-10 रुपए के हिसाब से मेरे 50 रुपए और खर्च होंगे, हाँ या ना, होंगे। मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है मतलब डेबिट होगा। यही बात यहां पर है, जब हम इन डॉलर्स को खरीद रहे हैं, $50 और खरीद रहे हैं, तो भारत सरकार को, भारतीय बैंक को तो क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो भारत के पास से क्या हो रहा है, पैसा आउटफ्लो हो रहा है बच्चों, पैसा बाहर जा रहा है। और जब ये बाहर जा रहा है तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि अच्छा $50 बढ़ गए हैं तो ये इनफ्लो हो गया तो क्रेडिट में जोड़ दो। नहीं बेटा, क्रेडिट में नहीं जोड़ना, बस यही तो खेल खत्म हो जाता है। फिर अब आगे इसका दूसरा अपोजिट साइड देखो। अब अगर मान लीजिए कि $100 है हमारे पास, और भारत सरकार कह रही है कि चलो यार डॉलर की कीमत अब इतनी रही नहीं, 75 कर लो, $25 बेच दो, जो भी लेना चाहे। अब वो $25 कम करना चाहते हैं तो $25 बेचेंगे, तो 25 को मैं 8 से गुना कर देता हूं 80 रुपए से, तो कितना हुआ, 0, 8 5 40, 4, 8 दूनी 16, 2,000 रुपए भारत सरकार के पास क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। तो जब इनफ्लो हो जाएगा
तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब इनफ्लो हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूंजीगत जो खाता है, हमारा पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, उसमें कैपिटल में अकाउंट में कब क्रेडिट कब डेबिट लिखा जाएगा, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। चलिए पूंजी खाते को देखते हैं। पूंजी खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देनों की को दर्ज करता है। तो परिसंपत्ति जो भी है, असेट जो भी है, जो भी आपकी संपत्ति है ना बच्चों, संपत्ति में क्या आ जाता है, आपके संपत्ति, मशीनें संपत्ति है, बिल्डिंग संपत्ति है, जमीन संपत्ति है, धन जो है वो संपत्ति है। ये सब कुछ जो संपत्तियों का अंतरराष्ट्रीय लेन देन आप कर रहे हो वो आ जाएगा। परिसंपत्ति धन को रखने का कोई भी रूप हो सकता है। तो धन को रखने का कोई भी रूप, आज मैंने जमीन के रूप में रख रखा है, वो मेरे लिए धन ही है भैया। कभी भी मैं उसको बेच करके धन पा सकता हूं। मैंने गोल्ड रख रखा, तो गोल्ड भी मेरे लिए तो धन ही है, तो वो भी मेरी संपत्ति है। तो वो संपत्ति है, तो धन को किसी भी प्रकार का रखने का रूप इसमें आ जाएगा। चाहे वो मुद्रा हो, स्टॉक ले रखे हो, बंद पत्र हो, बंद पत्र मतलब बॉन्ड्स, ये आप लोगों ने मुद्रा और बैंकिंग वाले मैंने पढ़ाए हैं आपको, सरकारी ऋण हो गया, ये सब कुछ। परिसंपत्तियों को खरीद पूंजी खाते में डेबिट की जाती है। अब जब हम परिसंपत्तियों को खरीद रहे हैं, ठीक है, हमने परिसंपत्तियों को खरीदा है, तो हमारा क्या होगा, वो डेबिट में जाएगा। मतलब परिसंपत्तियां जब हमने खरीदी है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। यदि कोई भारतीय एक यूके के कार कंपनी को खरीदता है तो वह इस पूंजी खाते के लेन देन का डेबिट मद में प्रविष्ट कर देता है, क्योंकि विदेशी विनिमय का बाहर से प्रभाव हो रहा है। देखिए, यदि कोई भारतीय एक यूके के कार कंपनी को खरीदता है, मैंने अभी आपको क्या कहा, जैसे इंडिया और यहां पर आप यूके ले लीजिए। तो अब इसी जो इंडिया वाला व्यक्ति है, ये इंडिया वाला व्यक्ति है, इसने क्या करा है, यूके में इन्वेस्ट करा है, यूके की कार कंपनी को खरीद लिया। मतलब इंडिया से क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। जब इंडिया से आउटफ्लो हो गया, इसका मतलब क्या है, ये पैसा डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि भारत से पैसा बाहर जा रहा है। यही बात मैंने भी आपको यहां लिखवाई, देखिए पीछे आ जाइए, कि जब इंडिया का व्यक्ति यहां इन्वेस्ट कर रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है और फिर डेबिट में आ जाएगा। तो मतलब मैंने आसान भाषा में आपको पहले सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर आगे आ जाइए, दूसरी ओर परिसंपत्ति की बिक्री, जैसे यूके से खरीदी गई एक भारतीय कंपनी के शेयर की बिक्री एक चीनी व्यापारी को बिक्री करना पूंजी खाते को क्रेडिट के रूप में होगा। तो ये इसने बताया कि अगर कोई बाहर से हमारे यहाँ निवेश करेगा तो क्रेडिट में आ जाएगा बच्चों। ये मदे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग एफडीआई होती है, विदेशी संस्थागत विनियोग एफआईआई होती है, विदेशी ऋण तथा सहायता भी है। तो एफडीआई एफआईआई ये मैंने आपको समझा दिया है। पूंजी खाते का संतुलन बेटा, पूंजी खाता संतुलन में होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह जैसे विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशी कंपनियों में शेयर की बिक्री, पूंजी बाह्य प्रवाह जैसे ऋणों के भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों का खरीदना के बराबर हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि मेरा क्रेडिट बराबर बेटा डेबिट हो जाए। जितना मेरे पास पैसा इनफ्लो हुआ है, अब इनफ्लो कब कब हो सकता है, इनफ्लो हो सकता है देखो, जब हम कहीं से उधार लेवे, मतलब अगर हमने कहीं बोरो करा है तो बोरो करा है तो हमारे पास इनफ्लो होगा। उसके अलावा जब हमने किसी को लेंड करा है तो उसका रीपेमेंट, मतलब रीपेमेंट रिसीव्ड ऑफ लेंड मनी, जो पैसा हमने उधार दे रखा है उसका जो रीपेमेंट होता है उसको आएगा पैसा, तो वो इसमें इनफ्लो में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने निवेश की बात करी, तो अगर कोई बाहर से कोई कंपनी हमें निवेश कर रही है, एफडीआई है, इनके द्वारा है, इनके द्वारा इनफ्लो हो जाएगा। और जब हम लोग फॉरेन करेंसी को डिक्रीज करना चाहते हैं तो भी हमारे पास इनफ्लो हो जाएगा। और डेबिट किन किन में होगा, डेबिट का मतलब है आउटफ्लो हो जाना। तो आउटफ्लो होने का मतलब यह है बच्चों, कब कब होगा, जब हम पैसा लेंड करेंगे, किसी दूसरे देश को देंगे तब पैसा हमारे पास से जाएगा। हम किसी रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे, जो हमने लोन लिया था उसका जो रीपेमेंट करेंगे, वापस भुगतान करेंगे, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा फिर अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति एफडीआई करता है या हम फॉरेन करेंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये, तो हमारा क्रेडिट बराबर डेबिट हो जाएगा, तो पूंजी खाता संतुलन में आ जाएगा। पूंजी खाता अधिक के कब होगा, जब क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट। सरप्लस में कब होंगे, जब हमारे पास इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। और घाटे में कब होंगे, जब हमारा डेबिट ज्यादा है मतलब हमने पैसा बाहर ज्यादा भेज रखा है, हमने इनलैंड इनफ्लो कम कर रखा है। पूंजी खाते में अधिक तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह, पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी भार प्रवाह से कम होती है। तो यहाँ पे अंतर प्रवाह ज्यादा हो और यहाँ पे जो भारी प्रवाह है वो ज्यादा हो और अंतर प्रवाह कम हो। चलिए ये एक पूरी टेबल दे रखी है, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं।
पूंजी खाते में क्या आएगा, निवेश आएगा। निवेश में दो निवेश है, प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। तो देखिए पोर्टफोलियो ही प्रयोग कर रखा है इसके लिए। प्रत्यक्ष निवेश में एफडीआई आ जाएगा, इक्विटी पूंजी आ जाएगा, पूर्ण निवेशित आय तथा अन्य प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह जो भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करी जा रही है वो आ जाएगी। इसमें एफआईआई आ जाएगा, विदेशी कोई फंड लगाया जा रहा है वो आ जाएगा। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापारिक ऋण या अल्पकालिक ऋण कोई भी ऋण लेते हो तो वो, और विदेशी सहायता कोई सरकार की सहायता होती है, अंतर सरकारी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय कोई ऋण होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूंजी खाते का आप एक फ्लो चार्ट बना करके भी एग्जाम में नंबर पा सकते हैं बच्चों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और यह है आप लोगों के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कोर्सेज, कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, भूगोल का, जिनमें आप लोगों को मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स 24/7, आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको हर क्लास का मिलेगा पीडीएफ, और आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट एप्लीकेशन पे, और इसी के साथ आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर। तो इतनी बेहतरीन सुविधा आपको मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स पर। और इन कोर्सेज को पाने के लिए इन 2 नंबरों पर आप कॉल करिए और टीम को कहिएगा कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, तो आप कोर्स स्टार्ट कराइए। और बाकी आज के लिए इतना ही। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।